हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं? पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी, जल मंडल, स्थल मंडल के बारे में। तो चलिए चलते हैं बोर्ड पर। चलिए दोस्तों, बताइए, आप लोग के लिए क्वेश्चन है, आप लोग आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बताइए, एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है, कौन ग्रह है? हमारी अपनी पृथ्वी। एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है वह है पृथ्वी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास आप लोग को बताना है। तो बताइए, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? ये देखिए, पृथ्वी का नमूना ग्लोब, ये विषुवतीय व्यास हुआ और ये ध्रुवीय व्यास है ना। तो विषुवतीय व्यास ज़्यादा है, ये जो वृत्त है ना इसका, वो ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? देखिए, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है 12,756 किलोमीटर। कितना है? 12,756 किलोमीटर। और ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर। तो ये 14 है, ये 56 है। 14 चुका 56, 42 किलोमीटर का अंतर है। पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास में कितना अंतर है? 42 किलोमीटर का अंतर है। 42 किलोमीटर, ठीक है। 42 किलोमीटर का अंतर है ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास में। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। लिखा हुआ भी है, कितना अंतर है? 42 किलोमीटर। आगे चलते हैं दोस्तों। बताइए, पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है? देखिए, ये पूरा सीधा नहीं है, थोड़ा सा तिरछा है ना। ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है ना। नहीं तो सीधा होता तो ये ऐसे रहता। ये देखिए, हल्का उठा हुआ लग रहा है ना, यानी इधर झुका हुआ है। तो पृथ्वी कितना झुका हुआ है? 23.1/2 डिग्री, 23.5 डिग्री बोलते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर, अपनी धुरी पर कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री। और पता है, ये वाई अक्ष के साथ झुका हुआ है 23.5 डिग्री। अगर एक्स अक्ष के साथ बोलेगा तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री होता है एक्स और वाई में अंतर। तो 23.5 घटा देंगे, 66.5 डिग्री हो जाएगा, है ना। वाई अक्ष के साथ 23.5 डिग्री झुका हुआ है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। पृथ्वी गति करती है। बताइए, पृथ्वी गति करती है किस दिशा में? पश्चिम से पूरब दिशा में। कैसे याद होगा? पश्चिम से पूरब दिशा में कैसे याद होगा? बताइए। पृथ्वी जो है गति करती है पश्चिम से पूरब। देखिए, सूरज किधर से किधर आता हुआ दिखता है हम लोग को? सूरज दिखता है पूरब से पश्चिम। तो इसका उल्टा कर दीजिए, क्योंकि सूरज तो स्थिर है। तो पृथ्वी जाती है पश्चिम से पूरब, है ना। चलिए, पृथ्वी किधर जाती है? पश्चिम से पूरब। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग। पृथ्वी का अक्ष पर घूमना। बताइए दोस्तों, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी जो है ये अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर घूमती है। अपने अक्ष पर घूमती है। और क्या कहलाता है? घूर्णन गति। क्या कहलाता है? घूर्णन गति। घूर्णन या परिभ्रमण भी कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, उसको बोलते हैं घूर्णन गति, घूर्णन या परिभ्रमण, है ना। दिन रात होता है किसके कारण? बताइए, पृथ्वी के किस गति के कारण दिन रात होता है? घूर्णन गति के कारण। जब ये घूमती है, ये देखिए, ये घूम रही है ना। ये देखिए, इंडिया है, तो इधर सूरज आ रहा है तो इंडिया में दिन होगा, इधर पीछे अमेरिका में रात होगा। तो दिन और रात होता है पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, है ना। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण क्या होता है? दिन रात होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि दिन रात किस गति के कारण होता है? पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, है ना। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दिन रात होता है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। बताइए, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। मान लीजिए सूर्य है तो इसके चारों ओर अगर पृथ्वी घूम रही है तो यह कहलाएगा इसका परिक्रमा करना। जैसे हम लोग जग उग में जाते हैं, मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, तो मंदिर हो गया सूर्य, और चारों ओर परिक्रमा करते हैं तो हम लोग पृथ्वी हो गए। तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना क्या कहलाता है? परिक्रमण। और अपने अक्ष पर घूमना, ये घूमना घूर्णन गति, है ना। और परिक्रमण क्या होगा? यहाँ पे सूर्य है, चारों ओर घूमते रहो, ये घूर्णन गति हो गया, है ना दोस्तों। चलिए, ऋतु परिवर्तन होता है।
ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण होता है? परिक्रमण गति के कारण। क्योंकि घूर्णन गति के कारण तो दिन रात होता है, परिक्रमण गति के कारण जो है सूर्य के चारों ओर जब परिक्रमा करता है तो कभी नजदीक आ जाता है, कभी दूर चला जाता है ना। तो इस कारण जब नजदीक होगा तो गर्मी आ जाएगा, है ना। तो ऋतु परिवर्तन होता है किस गति के कारण? यह परिक्रमण गति के कारण होता है, क्योंकि परिक्रमा कितना दिन में करता है? एक साल में 365 दिन 6 घंटे। तो एक साल में देखते हैं कई सारी ऋतु आती है, गर्मी, जाड़ा, बरसात, है ना। तो परिक्रमण गति के कारण ही दिन ऋतु परिवर्तन होता है और घूर्णन गति के कारण दिन रात होता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगा समय, जो पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करता है तो कितना समय लगाता है जी? जो समय लगाता है उसको बोलते हैं सौर वर्ष। पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करता है उसको सौर वर्ष बोलते हैं। 1 वर्ष हो गया सौर वर्ष। सूर्य की परिक्रमा करने में लगा समय 365 दिन 6 घंटे 4 मिनट, ऐसे ही कुछ है ना। तो ना 6 घंटा 4 बार जुड़ते हैं, 1 दिन बढ़ जाता है 4 साल में, लीप ईयर। चलो दोस्तों, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसी दिखती है? अंतरिक्ष से अगर हम पृथ्वी को देखेंगे तो हमारी पृथ्वी कैसी दिखेगी? नीला दिखेगी। क्यों? क्योंकि जल की उपस्थिति के कारण। कैसा दिखेगा बताइए दोस्तों? नीला। अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी दिखेगी नीला, इसलिए पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? बताइए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? पूरी 24 घंटा नहीं है, कितना है? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड पृथ्वी अपने अक्ष पर पूरा करती है। 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड, है ना। 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड, ठीक है। पृथ्वी जो घूर्णन कितना देर में होता है? एक चक्कर 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। सिर्फ 24 घंटा मत बोलिएगा। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? देखिए दिया हुआ है 365 दिन 6 घंटा। 365 दिन 6 घंटा लगभग। तब ना 6 घंटा जब 4 साल जुटेगा तो 24 घंटा हो गया, लगभग 1 दिन के बराबर हो जाता है। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापी। बताइए दोस्तों, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किसने मापी? किसने मापा था बताइए? इरेटोस्थनीज साहब ने मापा था। पृथ्वी की त्रिज्या माप लिया था, है ना। भूगोल भी यही दिए थे परिभाषा भूगोल के, कि पृथ्वी का अध्ययन भूगोल कहलाता है। इरेटोस्थनीज। पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखता है, बताइए। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखता है? पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखता है? 59%। कितना प्रतिशत? 59% भाग पृथ्वी से चंद्रमा का दिखता है, ठीक है। पृथ्वी गोल है, किसने कहा था? किसने कहा था जी कि पृथ्वी गोल बा? बउओ हम कुछ ना जानी, हम इतने जानी द अर्थ इज राउंड। पृथ्वी गोल बा, है ना। पृथ्वी गोल है। किसने कहा था जी? पाइथागोरस कहा था। पाइथागोरस ने कहा था कि पृथ्वी क्या है? गोल है, गोल। पृथ्वी पूरा गोल नहीं है, नारंगी के समान गोल है, जियोड आकार बोलते हैं पृथ्वी का आकार। पृथ्वी गोल है। ग्लोब पृथ्वी का नमूना है ना, तो गोल है ना। चलिए, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम तथा न्यूनतम दूरी कब होता है? बताइए। अधिकतम दूरी और न्यूनतम दूरी दोस्तों, पहले आएगा उ तब आएगा अ, ऐसे याद रखना। देखिए बताते हैं ट्रिक। पहले उ तब आएगा अ। तो न्यूनतम दूरी उ वाला होगा न्यूनतम दूरी, उल्टे है। अब अ वाला होगा अधिकतम दूरी। अपसौर अधिकतम दूरी और न्यूनतम दूरी उपसौर। तो पहले उ, तो पहले जनवरी आता है कि पहले जुलाई? पहले जनवरी आता है। तो 3 जनवरी को उपसौर न्यूनतम दूरी, याद रखिएगा। 3 जनवरी को होता है उपसौर न्यूनतम दूरी और 4 जुलाई को अपसौर अधिकतम दूरी, है ना। 4 जुलाई को अपसौर अधिकतम दूरी होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अच्छा बताइए, उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? उपसौर और अपसौर को जो मिलाते हैं उस रेखा को क्या कहते हैं? आप लोग आंसर दीजिए।
एफसाइड रेखा, एफसाइड रेखा, एफसाइड लाइन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का अध्ययन द्रव्यमान, बताइए पृथ्वी की अगर तुलना किया जाए चंद्रमा से तो चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होगा? 1/81, मतलब एक पृथ्वी में 81 चंद्रमा आ सकता है। 81 चंद्रमा के बराबर पृथ्वी का द्रव्यमान है ना। पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड क्या कहलाता है? हिमखंड मतलब बर्फ का खंड, अंटार्कटिका। ये जो हिमखंड है ना नीचे, अंटार्कटिका महाद्वीप, नीचे में है अंटार्कटिका महाद्वीप, ऊपर आर्कटिक नीचे अंटार्कटिक। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा हिमखंड क्या कहलाता है? अंटार्कटिक, अंटार्कटिका। पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब क्या है? सुरक्षा बल्ब ज्वालामुखी है। क्या है? ज्वालामुखी। सुरक्षा बल्ब क्यों कहा जाता है जी? देखिए पृथ्वी के अंदर पूरा उष्मा है, जैसे कुकर में पूरा उष्मा रहता है, गैस भरा रहता है, तो उसमें भी वो सेफ्टी बल्ब लगा होता है। जब पूरा उष्मा हद से ज़्यादा हो जाएगा तो वो बाहर निकल जाएगा, कुकर फटेगा नहीं, वो सुरक्षा बल्ब से बाहर निकल जाएगा। सुरक्षा बल्ब फटेगा और वो निकल जाएगा, सेफ्टी बल्ब। तो पृथ्वी में भी जब अत्यधिक उष्मा हो जाती है, जब पृथ्वी के अंदर नहीं रह पाता है तो ज्वालामुखी बनकर बाहर निकल जाती है। इसलिए कहा जाता है कि ज्वालामुखी जो है ना पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब है। चलिए दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन एक होता है कर्क संक्रांति, एक होता है मकर संक्रांति, पता है ना? कर्क संक्रांति, देखिए ये विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा है। 23.5 डिग्री पे जाएंगे ना ऊपर, 23.5 डिग्री के पास में कर्क रेखा होगा, नीचे मकर रेखा। तो जब सूर्य कर्क रेखा पर चमकती है तो उसको बोलते हैं कर्क संक्रांति। कर्क संक्रांति 21 जून को। ये हुआ उत्तरी गोलार्ध, ये हुआ दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। तो जब सूर्य कर्क रेखा पर चमकती है तो सूर्य चमक रहा है तो दिन होगा, तो सबसे बड़ा दिन होगा 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में। और जब सूर्य मकर रेखा पर चमकती है, जब सूर्य 23.5 डिग्री नीचे में जब मकर रेखा पर चमकती है तो 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर चमकती है और मकर संक्रांति उसी दिन होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होगा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को। और उल्टा कर दीजिएगा तो जिस दिन यहाँ पे सबसे बड़ा दिन हो रहा है ना, तो उत्तरी गोलार्ध में यानी भारत में भी सबसे बड़ी रात हो जाएगी। यानी 22 दिसंबर को भारत में सबसे बड़ी रात, या उत्तरी गोलार्ध में कहिए। और यहाँ पे पूछा है कि सबसे बड़ी रात दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को। तो आपको याद रखना है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। ठीक है, यही याद रखिएगा। उल्टा कर दीजिएगा, पूछेगा कि सबसे बड़ी रात बताइए दक्षिणी गोलार्ध में, तो ऊपर वाला बता दीजिएगा 21 जून। ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। और एक बात और जानते हैं ना आप लोग, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा। तो 24 घंटा का दिन रात होता है, तो सबसे बड़ा दिन होगा, सबसे छोटी रात उस दिन होगी। और 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात है, तो सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध और भारत में, क्योंकि भारत भी उत्तरी गोलार्ध में ही है। कहाँ है? इंडिया हमारा, ये हमारा इंडिया उत्तरी गोलार्ध में ही है ना। ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा से ऊपर में उत्तर और नीचे में दक्षिण। तो ऊपर में उत्तरी गोलार्ध, नीचे में दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध मतलब गोला का आधा, ऊपर में आधा। चलिए दोस्तों, दिन रात की अवधि समान है कहां पर? भूमध्य रेखा पर। जब सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकेगा तो बीच में है, तो दिन रात बराबर हो जाएगा। कहां पर? भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर दिन रात बराबर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। भूमध्य रेखा पर कहां हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दिन रात बराबर हो जाएगी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। पृथ्वी पर दिन रात बराबर कब होता है? पृथ्वी पर दिन रात कब बराबर होता है ये बताइए। पृथ्वी पर दिन रात बराबर करना है, कब होगा? 21 मार्च और 23 सितंबर को। कब होगा? 21 मार्च और 23 सितंबर को। इसका मतलब समझे, 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी विषुवत वृत्त पर चमकेगा। 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर चमकेगा, तो दिन रात 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर होगा। 21 मार्च को और 23 सितंबर को। अगर आपको भारत के विषय में देखना है, ठीक है, तो एगो चीज समझ लीजिए, 21 जून को सबसे बड़ा दिन, ठीक है, भारत और उत्तरी गोलार्ध में की बात बता रहे हैं, वो बहुत अच्छा कंसेप्ट बता रहे हैं। 21 जून को सबसे बड़ा दिन, ठीक है,
21 जून को सबसे बड़ा दिन। उसके बाद जो है 21 जून, है ना, उसके बाद क्या होगा, दिन घटेगा, सबसे बड़ा दिन हो गया है, दिन घटेगा, दिन घटते घटते 21 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होगा। उसके बाद दिन घटेगा और रात बढ़ेगा, दिन घटते 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 जैसे 23 सितंबर होगा तो दिन रात बराबर हो जाएगा। अब दिन रात बराबर हो गया 23 सितंबर को, तब रात कहेगा कि अब हम बढ़ेंगे, तो रात बढ़ेगा दिन घटेगा, तो दिन घटेगा रात बढ़ते जाएगा, रात बढ़ते 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 जैसे 22 दिसंबर आएगा सबसे बड़ी रात हो जाएगी। जैसे 22 दिसंबर आएगा ना सबसे बड़ा रात, अब बेचारा दिन छोटा हो जाएगा, सबसे छोटा दिन हो जाएगा। 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात, भारत और उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं, इतने याद रखिए, भारत उत्तरी गोलार्ध, उल्टा कर दिया 10वीं गोलार्ध का हो जाएगा। अब 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात हो गई, दिन सबसे छोटा हो गया, अब रात बड़ा हो गया, अब तो घटेगा, जब बड़ा ऊंचाई पर चल जाता है शीर्ष पर तो अब वहां से नीचे आएगा ना, तो बड़ी रात हो गई, अब रात घटेगा, रात घटते 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 और दिन धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसा ही कब आ जाएगा 21 मार्च को, दिन रात बराबर होना है, तो 21 मार्च आएगा तो रात घटते घटते और दिन बढ़ते बढ़ते दोनों बराबर हो जाएगा 21 मार्च को, यानी 21 मार्च। देखिए इधर समझ लीजिए, इक्कीस मार्च, इधर 23 सितंबर, 23 सितंबर ही मान लीजिए कि 21 जून है आपका, ये 21 जून, ये वाला 22 दिसंबर, ठीक है। तो 21 मार्च को दिन रात बराबर हो गया, अब दिन बढ़ेगा, दिन बढ़ते 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 21 जून को फिर से बड़ा दिन हो जाएगा। बात समझे, देखिए 21 जून को सबसे बड़ा दिन, 21 जून को सबसे बड़ा दिन, ठीक है ना। अब क्या होगा, दिन बड़ा हो गया, दिन घटेगा और रात बढ़ेगा। 21 जून को भारत और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात, दिन घटेगा और रात बढ़ेगा, तो घटते घटते दिन जो है और रात बढ़ते बढ़ते 23 सितंबर को क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। अब बराबर हो गया तो कौन बढ़ेगा, 23 सितंबर को जो है दिन रात बराबर हो गया, अब रात बढ़ेगा, क्योंकि दिन जो है घटा था, दिन जो है घटा था, रात धीरे धीरे छोटा से बड़ा हुआ था ना। अब जो है 23 सितंबर को क्या होगा, दिन रात बराबर हो गया, अब रात तो धीरे धीरे छोटा से बड़ा 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 होते होते बराबर हो गया, अब यह बढ़ेगा, बढ़ते 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 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन हो जाएगा। अब दिन कहेगा कि अब हम बढ़ेंगे, हम बहुत छोटा हो गए हैं, तो यहाँ से यहाँ तक के क्या होगा, रात बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ तक के दिन बढ़ेगा, तो दिन बढ़ते 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 रात के बराबर हो जाएगा 21 मार्च को, और फिर दिन बढ़ते 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 सबसे बड़ा दिन हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक तो बढ़ते बढ़ते बराबर हुआ, फिर अब दिन कहेगा कि हम और बढ़ेंगे, तो बढ़ते बढ़ते 21 जून को सबसे बड़ा दिन हो जाएगा। वैसे ही रात यहाँ से यहाँ तक के बढ़ते बढ़ते सबसे छोटी रात थी 21 जून को, बढ़ते बढ़ते 23 सितंबर को बराबर हो जाएगा, और जैसे 23 सितंबर को बराबर हो गया तब दिन कहेगा कि हम बराबर खल नहीं हो गया, हम बढ़ेंगे, रात जो है 23 सितंबर को बराबर हो गया, अब और बढ़ेगा तो 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए समझ में आया, नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियो मिलेगा इस चैनल पर, एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ और ट्रिक के साथ। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। पृथ्वी की, इसको शरद विषुव बोलते हैं, जब दिन रात बराबर होता है ना उसको क्या बोलते हैं, 21 मार्च को शरद विषुव और 23 सितंबर को बसंत विषुव, है ना। चलिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों में विभाजित है। कौन कौन परत है बताइए, सियाल, सीमा, निफे, सियाल, सीमा, निफे। देखिए समझ लीजिए, अगर ये पृथ्वी होती 3 परत में विभाजित होगा, सबसे ऊपर में सियाल, बीच में सीमा, सबसे अंदर में निफे। सियाल मतलब सिलिकॉन एल्युमिनियम, SiAl, सिलिकॉन सिलिकॉन एल्युमिनियम। सीमा सिलिकॉन मैग्नीशियम, SiMa, सीमा सिलिकॉन मैग्नीशियम। निफे, निफे से निकेल फेरस, यहीं पे लोहा है, निकेल और लोहा यहाँ पे है, यहाँ पे सिलिकॉन मैग्नीशियम है, यहाँ पे सियाल। सीमा हाँ सिलिकॉन मैग्नीशियम, यहाँ पे सियाल है सिलिकॉन एल्युमिनियम, है ना। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग। तो सियाल, सीमा, निफे, सियाल सबसे ऊपर, बीच में सीमा, अंदर में नीचे निफे, ऐसे कर नीचे निफे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग। पृथ्वी का ऊपरी भाग क्या कहलाता है, क्रस्ट। पृथ्वी का भूपर्पट्टी या क्रस्ट कहलाता है पृथ्वी का ऊपर वाला भाग,
जो पृथ्वी का ऊपर वाला भाग है वो भूपर्पट्टी या क्रस्ट कहलाता है ना। भूपर्पट्टी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व क्या है? भूपर्पट्टी में कौन सा तत्व सबसे अधिक है? ऑक्सीजन 46.6%, सिलिकॉन 27.72%, प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन और सिलिकॉन। अगला बताइए, सियाल के घटक है, नाम से स्पष्ट है, सियाल SiAl, सियाल, सिलिकॉन एल्युमिनियम, सीमा के SiMa, तो सिलिकॉन मैग्नीशियम, है ना, ऐसे करके बता दीजिएगा। और नीफे तो नीफे, निकेल और फेरस बता दिए हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये पता हो गया आपको। पृथ्वी के नीचे का द्रवीभूत सैल क्या कहलाता है? पृथ्वी के नीचे जो मेंटल में द्रवीभूत है सैल, चट्टान जो है ना द्रव के रूप में है, द्रवीभूत सैल क्या कहलाता है? मैग्मा। मैग्मा, यही मैग्मा जो है ज्वालामुखी में निकलता है बाहर। मैग्मा एकदम पूरा द्रवीभूत है, इतना गर्म है कि द्रव हो गया है मेंटल में। क्रस्ट मेंटल कोर है ना, क्रस्ट ऊपर, बीच में मेंटल, बीच नीचे कोर। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जानकर आश्चर्य होगा कि सभी 8 ग्रहों में सबसे अधिक घनत्व पृथ्वी का ही है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और सबसे कम है शनि ग्रह का घनत्व। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। जीव मंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? सूर्य। ये जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? सूर्य ही है। सूर्य से पौधा को ऊर्जा मिलता है, पौधा को हम लोग खा जाते हैं, हम लोग को ऊर्जा मिल जाता है। सभी जीव जंतु को, पौधे खाता है ना, पौधे को खाता है सब जीव जंतु, तो सबको ऊर्जा सूर्य से ही मिलता है। सूर्य के प्रकाश में पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या करता है? भोजन बनाता है। वो अपन खाना खुद बना लेता है, हम लोग पौधे के खा जाते हैं सब जीव जंतु। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है CO2 एवं जलवाष्प। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। लोग कहता है CO2 खराब है, भाई लिमिट मात्रा में CO2 अच्छा चीज है। अगर CO2 नहीं रहता ना तो रात इतना ठंडा होता है, इतना ठंडा होता है कि जी नहीं पाते। सोचिए दिन में तो पृथ्वी है, दिन में गर्म होएगा पृथ्वी के कारण, लेकिन रात में तो पूरा पृथ्वी भोर होते हो तो पूरा ठंडा जाएगा, माइनस में 10, 20, 100, 50 डिग्री सेल्सियस चल जाएगा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ही है जो क्या करता है? सूर्य से आने वाले उष्मा को सोख के रखता है। पृथ्वी रात में उष्मा उत्सर्जित करती है, यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको सोख के रखता है, जाए नहीं देता है सूर्य को उष्मा को, पूरी उष्मा को, तो रात जो उतना ज़्यादा ठंडा नहीं होता है। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत क्या कहलाती है? लिथोस्फीयर। लिथो मतलब चट्टान वाला, लिथोस्फीयर। संपूर्ण बाह्य परत क्या कहलाती है? लिथोस्फीयर। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट अति में चलते हैं। लिथोस्फीयर बाह्य परत की ऊपरी भाग क्या कहलाता है? जो बाह्य परत हो तो लिथोस्फीयर कहलाया पूरा ऊपरी, लेकिन ऊपर में उसमें भी ऊपर को क्या कहलाएगा? एस्थेनोस्फीयर। क्या कहलाएगा? एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर। पृथ्वी का पर जल का भाग, पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल है? आपसे अगर पूछा जाए कि हमारी पृथ्वी पर कितना प्रतिशत भाग जल है, देखिए ग्लोब पर आप देख सकते हैं खाली नीला नीला दिख रहा है, जो नीला वाला जो है ना वही जल है। तो पृथ्वी पर जो नीला नीला दिख रहा है वो 71% है, बाकी 29% ही स्थल है। कितना है? 71% जल है, 29% स्थल है। 71% जल है, 29% स्थल है, ठीक है ना। जल राशि का स्वच्छ जल भाग है, जल राशि का स्वच्छ जल भाग है कितना प्रतिशत? मात्र 2.5% ही है पीने वाला जल, मीठा जल जिसको बोलते हैं, 2.5% ही है मात्र। सोचिए 71% पानी है, 3 हिस्सा पानी है। कहा जाता है कि 1 हिस्सा स्थल है, 3 हिस्सा पानी ही पानी है। समुद्र देखिए, महासागर है, 5 महासागर, कहीं 4 भी मिलता है। एक दक्षिणी महासागर 5वां आया है, नीचे के भाग को अति करके कंसेप्ट आया दक्षिणी महासागर का। तो इतना बड़ा बड़ा महासागर है ना, नदी है, तालाब है। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट, लेकिन मात्र पीने लायक पानी कितना है? 2.5%। पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई जो है कहां पर है? माउंट एवरेस्ट में। बताइए दोस्तों माउंट एवरेस्ट कितना ऊंचा है? माउंट एवरेस्ट कितना ऊंचा है? 8850 मीटर, कहीं पर 8848 भी मिलता है, 8848 या 50 जो भी याद रखिएगा, ऐसा कंसेप्ट है। जो भी नहीं, दोनों सेम नहीं रहेगा, 8848 भी होगा तो मार दीजिएगा, 8850 भी, दोनों नहीं रहेगा एक साथ ऑप्शन में।
चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, पृथ्वी पर अधिकतम गहराई। माउंट एवरेस्ट तो सबसे ऊंचा हो गया, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, 8848 या 50 मीटर कह सकते हैं। मेरियाना गर्त सबसे गहराई, पृथ्वी पर अधिकतम गहराई मेरियाना गर्त की है, कितना है जी? 11 किलोमीटर गहरा है। कितना है? 11 किलोमीटर। तो लगभग 8850 यानी लगभग 9 किलोमीटर माउंट एवरेस्ट है, और 11 किलोमीटर लगभग जो है कौन है? मेरियाना गर्त। अगर माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके मेरियाना गर्त में डालेंगे तो ये 2 किलोमीटर बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 2 किलोमीटर। महासागर की औसत गहराई कितनी है? 4000 मीटर। कितना है महासागर की औसत गहराई? 4000 मीटर। 4000 मीटर गहरा है महासागर। सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचता है, पृथ्वी पर सौर विकिरण का कितना प्रतिशत पहुंचता है बताइए? जो सूर्य से जो उष्मा आता है उसका 51% ही पहुंचता है। बाकी कुछ बादल सोख लेता है, कुछ वायुमंडल सोख लेता है ना, कुछ लौट जाता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग। लवणता व्यक्त किया जाता है, जो लवणता होता है, जैसे परसेंटेज, परसेंटेज 100 में कितना है वो परसेंटेज होता है। लवणता जो है मतलब कितना किलो में कितना है ना, 1 किलो में कितना नीमक है, कितना लवण है, साल्ट है, तो लवणता बोलते हैं 1000 में। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम? 1000 ग्राम। तो लवणता किसमें बोलेंगे? प्रति 1000 में लवणता। समुद्री जल की औसत लवणता कितनी है? 35 प्रति 1000। समझ रहे हैं? 35 ग्राम प्रति 1000। 1 किलो जल में 35 ग्राम जल जो है क्या है? लवण है, साल्ट है। अब लवण के मतलब खाली खाने वाला नमक मत समझिएगा, बहुत सारे नमक होते हैं, है ना। NaCl ही सिर्फ नमक नहीं है, बहुत सारे साल्ट है। जो अम्ल और क्षार को मिला करके लवण बनते हैं ना, वो सब लवण मिला के जो समुद्र में जाके मिल गया है, नदी से नदी ले जा करके जितना जो पृथ्वी पर के लवण है ना, सब नदी ले जाके समुद्र में उड़ेल देता है। तो सोचिए कितना ज़्यादा लवण हो गया है, 35 प्रति 1000। 1 लीटर पानी में 35 ग्राम नमक मिल जाएगा। कौन? सब नमक टाइप का, सब टाइप का नमक मिला करके 35 ग्राम, यानी लवणता 35 प्रति 1000 है। समुद्र जल में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड, NaCl। तब ना नमक हम लोग खाए वाला निकालते हैं, समुद्र जल में NaCl मिलता है। सर्वाधिक लवणता किस झील का है बताइए? सर्वाधिक लवणता है तुर्की में बान झील, बहुत लवण है। तुर्की के बान झील को मतलब सर्वाधिक लवणता वाला झील कहते हैं। सर्वाधिक लवणता तुर्की के बान झील। समान खारेपन वाले स्थान को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा आइसोहेलाइन। आइसो मतलब जहां पर आइसो लग जाए, मतलब समान। आइसो मतलब आइसोनेफ, है ना। आइसोबार, आइसोटोप माने समान परमाणु, आइसोबार समान परमाणु भार। वैसे ही आइसोहेलाइन मतलब समान, हेलाइन मतलब लवण, समान लवणता, आइसोहेलाइन रेखा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है बताइए? आपको दिखाते हैं ग्लोब पर, ये हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी को 2 भागों में कौन बांटता है? यही है विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा कहिए, भूमि के मध्य वाला रेखा यानी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ऊपर में उत्तरी गोलार्ध, नीचे में दक्षिणी गोलार्ध, 2 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, है ना। पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्य ताप विषुवत रेखा पर आता है। तो चला विषुवत रेखा ऊपर भी जाएगा फिर भी इस पर थोड़ा थोड़ा पड़ते रहेगा, नीचे भी जाएगा सूर्य फिर भी थोड़ा थोड़ा पड़ेगा। कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में सूर्य चमकता है, क्योंकि पृथ्वी तिरछा है ना, तो जब पड़ता है सूर्य, ऊपर जो है बर्फ पड़ल है, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश पहुँचता ही नहीं है ध्रुव पर, नीचे भी ध्रुव है, नहीं प्रकाश पहुँचता है, तो सूर्य जो है विषुवत रेखा पर सबसे अधिक ताप झेलता है पृथ्वी, सूर्य का ताप। इन्हें विषुवत रेखा के लोग जो है पूरा गर्मी से झुलसल रहते हैं, पूरा काला काला रहते हैं। जो विषुवत रेखा पे लोग होते हैं, देश होता है, वहाँ के लोग बड़े काले काले होते हैं, है ना। और जो ठंडा प्रदेश के होते हैं वहाँ पे व्हाइट होते हैं, ठीक है। चलिए, भूमध्य रेखा के समांतर दोनों ओर खींची गई काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। भूमध्य रेखा के समांतर, ये भूमध्य रेखा जो है ना, इसके समांतर में ऐसा ऐसा जितना जो काल्पनिक रेखा है, ऐसा ऐसा वाला छोटा बड़ा जितना जो है, सब क्या कहलाता है? अक्षांश रेखा। क्या कहलाता है? अक्षांश रेखा। देशांतर रेखा किसको बोलते हैं? ध्रुव को मिलाने वाली रेखा। ये दक्षिणी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव से मिला दिया, फिर ऐसे ऐसे करके, है ना, समांतर रेखा खींचा जाएगा।
देशांतर क्या होता है? ध्रुव को मिलाता है, उसको देशांतर रेखा बोलते हैं। देशांतर रेखा दोनों ध्रुव को मिलाती है। किसको मिलाती है? दोनों ध्रुव को। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? कितना अक्षांश है बताइए? पृथ्वी पर कितना अक्षांश रेखा? 180 अक्षांश रेखा है। ये जो आपका दिख रहा है भूमध्य रेखा के समांतर रेखा ऐसे ऐसे वाला, अक्षांश रेखा का यूज क्यों होता है? स्थान पता करने के लिए कि हम कहाँ हैं। अक्षांश रेखा हम कहाँ हैं ये बताता है, स्थिति बताता है, कौन कहाँ है, कौन वस्तु कहाँ है। और देशांतर रेखा का यूज होता है समय बताने के लिए। क्या बताने के लिए? समय। पृथ्वी साढ़े 82, हमारा भारत जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, तो समय बताता है कि 15 डिग्री देशांतर में 1 घंटा है ना, तो 15 × 75 5 घंटा और फिर 7.5 आधा घंटा, तो 5.5 घंटा जो है जो ग्रीन बीच है वहाँ से आगे चलेगा। मतलब कि ग्रीन बीच है लंदन में अगर 12 बजेगा तो भारत में 5:30 बजेगा। यानी देशांतर का क्या यूज होता है? समय बताना। चलिए दोस्तों आगे होगा इसका भी। तो देशांतर की कुल संख्या कितनी है? 360। देशांतर की कुल संख्या 360 है। देखिए एक बात जान लीजिए, जो प्रशांत महासागर में दिख रहा होगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है प्रशांत महासागर में है, 180 डिग्री देशांतर है ये। और इसको जस्ट सामने इधर पीछे में 0 डिग्री देशांतर जो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं, जो लंदन में है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर में रखा गया। क्यों भाई? तो ऐसा ना कि कोई देश में पड़ता ना तो एक वो देश में 2 दिन हो जाता, कहीं सोमवार कहीं मंगल, तो इसलिए प्रशांत महासागर में इसको रखा गया अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को। ठीक है, तो तिथि रेखा को रखा गया तो 180 डिग्री देशांतर हो गया। इसके जस्ट सामने 0 डिग्री के सामने 180 डिग्री है, तो क्या होगा कि तिथि रेखा जो है 180 डिग्री देशांतर और समय रेखा 0 डिग्री देशांतर, तो 0 से लेकर 180 तक 180 देशांतर हो गया। फिर इधर में 180 देशांतर, तो 360 देशांतर हो गया। कितना हो गया? 360 देशांतर। चलिए बताइए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में क्या है? कर्क रेखा। अभी बताए थे ये विषुवत रेखा से ऊपर 23.5 डिग्री जब जाएंगे, विषुवत रेखा 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं। 0 डिग्री देशांतर विषुवत रेखा, 0 डिग्री देशांतर विषुवत रेखा। इससे 23.5 डिग्री ऊपर पर कर्क रेखा और 23.5 डिग्री नीचे पर दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ना, मकर रेखा। चलिए बता दिए मकर रेखा। उत्तरी अक्षांश आर्कटिक वृत्त कितना पर है? 66.5 डिग्री पर। अगर इस पे 23.5 डिग्री पर गए फिर ऊपर जाएंगे और वो 66.5 डिग्री में क्या है? आर्कटिक वृत्त है ना, और 66.5 डिग्री नीचे पर अंटार्कटिक वृत्त है ना, दोनों बता दिए। 66.5 डिग्री नीचे में अंटार्कटिक वृत्त और ऊपर में आर्कटिक वृत्त। महासागर में भी देखते हैं, महाद्वीप में भी ऊपर आर्कटिक नीचे अंटार्कटिक है। पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है कितना देशांतर? 15 देशांतर। बताए थे अभी पृथ्वी जो है 1 घंटा में 15 देशांतर घूमती है, और 1 देशांतर बराबर होता है 4 मिनट। पृथ्वी जो है 1 घंटा में 15 देशांतर घूमती है। 1 घंटा में कितना देशांतर? 15 देशांतर। तो हमने बोले कि भारत जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो 15 × 75 5 घंटा, फिर 7.5, 5.5 घंटा का अंतर होता है। तो 1 घंटा में यानी 60 मिनट में कितना देशांतर? 15 देशांतर। तो 15 चौका 60 है ना, 1 देशांतर में कितना आ जाएगा? 4 मिनट, 4 मिनट। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अश्व अक्षांश कहलाता है। अश्व अक्षांश कितना कितना कहलाता है बताइए? 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित पेटिया अश्व अक्षांश कहलाती है। 30 से 35 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य जो है वो अश्व अक्षांश कहलाती है। ऊपर में 30 से 35 और नीचे में भी 30 से 35, दोनों के बीच में अश्व अक्षांश 30 से 35 में, सॉरी यहाँ पे 30 डिग्री मान लिया ऊपर होगा 30 डिग्री और कहीं पे 35 डिग्री होगा, 30 और 35 के बीच में अश्व अक्षांश, फिर नीचे में भी 30 और 35 के बीच में अश्व अक्षांश कहलाएगा है ना। 30 से 35 डिग्री उत्तरी में भी और 30 से 35 दक्षिणी में भी जो पेटी है उसको अश्व अक्षांश बोलते हैं। वहीं पे जाके घोरवा गिर जाता था, पता है ना कहानी, अश्व अक्षांश के पास। 0 डिग्री देशांतर रेखा जो लंदन के ग्रीन बीच से पता, अभी बताए थे लंदन के ग्रीन बीच से गुजरता है 0 डिग्री देशांतर, उसको बोलते हैं समय रेखा, कहलाती है प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान
मध्याह्न रेखा, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी बोलते हैं उसको, प्रधान मध्याह्न रेखा। और 180 डिग्री देशांतर को क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जो कि प्रशांत महासागर में अभी दिखाए थे। इसका निर्धारण कब हुआ? 1884 में वाशिंगटन में। दोस्तों ये खुद निश्चित करते हैं, ये जो है ना खुद तय किया गया है कि देशांतर रेखा में कहाँ पर रखा जाए तिथि रेखा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका पश्चिमी देश है, भारत पूर्वी देश है। कौन तय किया भाई? गोल चीज में पता चलता है कौन उत्तर में, कौन दक्षिण में, कौन पूर्व में, कौन पश्चिम में। ये हम लोग तय किए, सब देश मिलकर तय किया कि हाँ भाई गोल चीज में करने पूर्व, करने पश्चिम, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो कहा कि देखो अमेरिका पश्चिम में रहो, अब भारत लोग, एशिया के लोग जो है सब पूरब में, जापान सबसे पूरब में। अब बताइए जापान और अमेरिका एकदम नजदीक है, लेकिन एगो सबसे पूर्वी देश है, वो सबसे पश्चिमी देश है। ठीक है ना? क्या कहा गया कि प्रशांत महासागर को ना बीचे बीचे फाड़ करके मानचित्र बनाया गया। तो प्रशांत महासागर से जो है ना, प्रशांत महासागर से जो इधर है वो पूर्वी देश है, इधर हो गया पश्चिमी देश वाला। प्रशांत महासागर को देते इधर पश्चिम, इधर पूरब, है ना? चलिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई है कहाँ पे? प्रशांत महासागर से होकर के। क्यों भाई? कि अगर रूस से चाहे कोई देश से खींचता तो एक ही देश में 2 तिथि हो जाता, कहीं सोमवार, कहीं मंगल, कहीं बुध, तो कहीं बृहस्पति। इसलिए प्रशांत महासागर में चलो भाई, आधा प्रशांत महासागर में सोमवार है, आधा प्रशांत महासागर में मंगलवार है, क्या दिक्कत है उससे? ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। क्यों ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तिथि रेखा के पास ही ना दिन बदलता है। देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे तो तिथि रेखा का मतलब ये होता है कि जैसे ही रात के 12 बजेंगे ना, तो क्या होगा? दिन बदल जाएगा तिथि रेखा के पास। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के इधर जो जगह होगा, इधर वाला में, उसमें सोमवार होगा तो इधर मंगलवार होगा। बात समझे? तो तिथि रेखा के इधर सोमवार, इधर मंगलवार, माने यहाँ पे कोई देश रहता तो एक के देश में सोमवार मंगलवार दोनों हो जाता। तो इसको प्रशांत महासागर में रखा गया, ताकि प्रशांत महासागर में सोमवार मंगलवार से क्या मतलब है? चलिए, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहलाती है भारतीय मानक समय। इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। बताइए भारतीय मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। पूर्व मतलब आगे। अगर इंग्लैंड के ग्रीनविच में 12 बजेगा तो भारत में 82.5 डिग्री है ना, तो 15 से भाग कीजिए, 15 × 5 = 75, 7.5 और बचेगा तो 5.5 घंटा। तो भारत में शाम के 5:30 बजेंगे। अगर इंग्लैंड में 12 बजेगा तो भारत में शाम के 5:30 बजेगा। ठीक है? 2 देशांतर के बीच सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। कितना? 111.32 किलोमीटर। 111.32 किलोमीटर। 2 देशांतर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे। 2 देशांतर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे। गोरे काले। 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर स्थित है। अब बताइए 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में, अंध महासागर में। 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर अटलांटिक महासागर में स्थित है ना? ये अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर में 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर स्थित है ना? पृथ्वी पर वायु या गैसीय फैलाव क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। पृथ्वी पर जो वायु का आवरण है वो क्या कहलाता है? वायुमंडल। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कितनी है? 0 से 4%। जलवाष्प कितना है? 0 से 4%। वायुमंडल में जलवाष्प है 0 से 4%। वायुदाब है। वायुदाब क्या है जी? समान दशाओं में समुद्र तल पर पारे के 76 सेंटीमीटर 760 मीटर ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाला दाब। जो पारे के 760 मीटर, जब कोई प्रश्नली में पार रख करके जब उसको उड़ेल देंगे ऊपर से नीचे में, ठीक है ना, समुद्र तल पर, तो 760 मीटर ऊंचा जो हो जाएगा उसको बोलते हैं वायुदाब। वायुमंडल दाब मापा जाता है, किस चीज से मापा जाता है बताइए? वायुमंडलीय दाब किस चीज से मापा जाता है? बैरोमीटर से। किस चीज से मापा जाता है बताइए? बैरोमीटर से मापा जाता है, बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या होती है? बार। कितना बार? वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब जो बैरोमीटर से मापा जाता है उसका इकाई क्या है? बार। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग। एक बार बराबर होता है, एक बार में कितना होता है? 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
दाब का मात्रक बल बटा क्षेत्रफल, है ना। तो बल हो गया 10 के पावर 5 न्यूटन, अब बटा में क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के मात्रक मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बैरोमीटर पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो संभावना होती है किस चीज की, जब बैरोमीटर की पाठ्यांक नीचे गिरता है, एकाएक गिर जाता है, अचानक पाठ्यांक गिर गया, या अचानक जो है क्या हो गया, वायुदाब कम गया। जैसी वायुदाब कमेगा तो चारों ओर से हवा आएगी, आंधी तूफान हो जाएगा, है ना, आंधी तूफान आ जाएगा, आंधी तूफान। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहता है, धीरे धीरे चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो संभावना होती है वर्षा होने का, जब धीरे धीरे गिरेगा तब वर्षा होगा, अचानक गिरेगा तब आंधी तूफान, है ना। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग। वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है, क्या कहलाती है, वायु में जल, आर्द्रता, जलवाष्प। वायु में जल है, जहां भी जल होगा वहां तो आर्द्रता होगा ना, आर्द्र हो जाएगा। वायु में जल की उपस्थिति आर्द्रता कहलाती है। वायुमंडल की आर्द्रता को मापने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है, हाइग्रोमीटर। आर्द्रता किस चीज से मापते हैं, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइग्रो, ग्रो, फसल कैसे ग्रो करता है, पानी से, तो आर्द्रता पानी हो गया, तो हाइग्रोमीटर, हाइग्रो, हाइग्रो कराना अगर फसल को तो पानी दीजिए, तो हाइग्रोमीटर। वायु क्या है भाई, गैसों का मिश्रण है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन 0.03%, पहले था 0.02%, अब बढ़ गया थोड़ा सा 0.03%। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस कौन है, आर्गन। अक्रिय गैस है जो क्रिया नहीं करता है किसी से, आर्गन। आर्गन का परमाणु क्रमांक 18। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग। वातावरण तथा वायुमंडल, वातावरण एवं जैव मंडल के बीच का संबंध क्या कहलाता है, परिस्थितिकी। वातावरण और जीव मंडल के बीच का संबंध परिस्थितिकी, परिस्थितिकी कहलाता है कि हमारा जो वातावरण है उसमें जीव कैसे जिंदा रहेगा, ये परिस्थिति है, परितंत्र है, परिस्थितिकी कहलाता है वातावरण और जीव मंडल के बीच का संबंध। चलिए दोस्तों आगे, वायुमंडल में बांटा गया है, वायुमंडल को कितने परत में बांटा गया है, 5 परत में, 5 परत में, है ना। वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, है ना, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बरही मंडल, 4 परत होता है, कहीं कहीं 4 ही आता है, कोई कोई ओजोनो मंडल के जोड़ लेता है क्या, ओजोनोस्फीयर को। वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल, ठीक है, सबसे निचला परत क्षोभ मंडल। सभी मौसमी घटनाएं, सभी मौसमी घटनाएं कहाँ होती है जी, सभी मौसमी घटनाएं होती है क्षोभ मंडल में। पता है आपको, जब वायुयान उड़ता है तो बादल से ऊपर चला जाता है समताप मंडल में, तो उस पर वर्षा पड़वे नहीं करता है, ऊपर से बादल दिखता है। तो सारा मौसमी घटनाएं कहाँ होती है, क्षोभ मंडल में। कहाँ होता है, क्षोभ मंडल में। वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ है, क्षोभ मंडल में ही है, क्षोभ मंडल में, ठीक है। सर्वाधिक घनत्व वायुमंडल कहाँ है, क्षोभ मंडल में ही, ठीक है। चलिए, क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर ताप घटता है। सोचिए, लोग कहेगा ऊपर जाएंगे तब तापमान बढ़ेगा, लेकिन उल्टे है क्षोभ मंडल में, ऊपरे जाए पर तापमान घटता है, तब ना बर्फ जमता है, ऊपर वर्षा होता है, हिमालय पर बर्फ जमल है ना। तो 165 मीटर जब जाइएगा ना ऊपर तो 1 डिग्री सेल्सियस घटेगा, 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस घटेगा, और 1 किलोमीटर पर 6.4 डिग्री सेल्सियस, 6.4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो क्षोभ मंडल में ताप घटता है ना, ये आश्चर्य की बात है, और इसी कारण से वर्षा भी होता है, तो वर्षा नहीं होता। हिमालय पर ऊंचाई पर ताप घट जाता है ना, वायुमंडल दाब घट जाता है, ताप और दाब ऊंचाई पर जाने पर क्षोभ मंडल में घट जाता है। पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर पर तापमान जो है 1 डिग्री सेल्सियस। अब अंदर में, पृथ्वी के अंदर में जाइएगा तो 32 मीटर पर तापमान में वृद्धि होती है दोस्तों। नीचे जाइएगा तापमान बढ़ेगा, और धरती से ऊपर जाइएगा क्षोभ मंडल में तो तापमान घटेगा। पृथ्वी अंदर से बहुत गर्म है, अंदर में पृथ्वी बहुत गर्म है, नीचे में चल जाइएगा ना, पृथ्वी के करोड़ भाग में जल ही जाइएगा, मेंटल में भी जल जाइएगा, करोड़ तो बहुत दूर है। तो 32 मीटर के जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। जब खड्डा खनवाते हैं 32 मीटर तो 1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होगा तापमान।
क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि ग्रीष्म ऋतु में बढ़ जाती है। क्षोभ मंडल जो है ग्रीष्म ऋतु में फैल जाता है, गर्म करे पर फैल जाला, तो ग्रीष्म ऋतु में क्षोभ मंडल फैल जाता है। वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं? समताप मंडल में। बादल के ऊपर चल जाता है हवाई जहाज समताप मंडल में, है ना। ओजोन परत जो है पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहलाता है, सबको पता है। किस मंडल में है? समताप मंडल में है, स्ट्रेटोस्फीयर। समताप पृथ्वी का सुरक्षा कवच क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पराबैंगनी किरण से पृथ्वी की रक्षा करती है ओजोन परत, है ना। ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला क्या है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है ओजोन परत और पृथ्वी की रक्षा करता है। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए तो? O3, O2 ऑक्सीजन और O3 ओजोन हो गया, है ना। ओजोन को मापने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? डॉप्सन की इकाई। क्या किया जाता है? डॉप्सन इकाई को। ओजोन किससे मापते हैं? डॉप्सन इकाई से। ओजोन को नष्ट करने वाले बताए थे ना, ओजोन को नष्ट करने वाला क्या है? CFC गैस है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। AC में, फ्रिज में, इस सब में निकलता है CFC। उल्का से संबंधित घटनाएं हैं मध्यमंडल की। उल्का कहाँ होता है? मध्यमंडल में। अच्छा, ये मध्यमंडल एक आ गया है ना, ठीक है, 5 हो जाएगा मध्यमंडल लेकर के। रेडियो तथा संचार अवस्थित है आयन मंडल में, आयन मंडल में। आयन मंडल में रेडियो आयनों पे आयनाइज्ड होता है ना, वहाँ पे कण जो होता है, तो आयन मंडल में रेडियो सूरज की मतलब रेडियो किरण जो है ना वहाँ से लौट जाती है। रेडियो जो किरण है वो लौट जाती है आयन मंडल से, आयनाइज्ड होता है वहाँ पे। आयन समझ ना, धनायन ऋणायन, प्लस वाला माइनस वाला। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? बरही मंडल। वायुमंडल के सबसे बाहर में यानी बरही मंडल, सिंपल बात है, सबसे ऊपर में बरही मंडल। ग्रीन हाउस गैस CO2, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CH4NO2 सब ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CH4 मीथेन, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। भारत की जलवायु कैसी है भाई? भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? केरल राज्य में आता है जून के प्रथम सप्ताह में। जब जून के प्रथम सप्ताह आएगा तो केरल राज्य में मानसून आ जाएगा, तब सब जगह वर्षा होगा धीरे धीरे। भारत में अधिकांश सर्वाधिक वर्षा होती है किस चीज से? दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत में अधिकांश वर्षा किस चीज से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से, है ना। तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून या लौटती हुई मानसून से। अब तमिलनाडु में वर्षा किस चीज से होती है? उल्टा है, जाड़ा के मौसम में होता है ना। गर्मी में वर्षा होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से, और ठंडा में उल्टा हो गया उत्तर पूर्वी। दक्षिण पश्चिम का उल्टा उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु में होता है वर्षा, कोरोमंडल तट पर। भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा कितनी? 110 सेंटीमीटर। कितना है? 110 सेंटीमीटर। पछुआ हवाओं से होती है चक्रवाती वर्षा। कौन सी वर्षा होती है पछुआ हवा से? चक्रवाती वर्षा। पछुआ हवा कहलाती है अच्छा, ये तो बड़ी मस्त है पछुआ हवा। पछुआ हवा कहलाती है, क्या क्या कहलाती है पछुआ हवा के नाम? गरजता चलीसा, प्रचंड पचासा, सिकता साठा। दोस्तों पछुआ हवा जो है ना, नीचे देखिए ऊपर में स्थल आपको दिखेगा, ये सब स्थल है, नीचे में खाली नीला नीला दिखेगा, खाली ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप मिलेगा, थोड़ा सा दक्षिण अमेरिका, हल्का सा अफ्रीका, नीचे पूरा भाग खाली है ना। तो एक आदमी गया नाव लेकर के, तो पछुआ हवा उसको पकड़ लिया, बोला कहाँ जा रहा है? बोला कि जा रहे हैं थोड़ा सा घूमने। कह मत जाओ, कह जाएंगे। जब वो 40 डिग्री पर पहुंचा ना तो कह रहा है गरजता चलीसा, इतना हवा का वेग था, कह रहे थे तो गरज रहा है हवा जी। तो 40 डिग्री पर कहा गरजता चलीसा, कहा चल थोड़ा और देखते हैं आगे बढ़ के। तो जब वो 50 डिग्री पर गया नीचे तो कहता है तो प्रचंड पचासा है, प्रचंड पचासा। कहा कि थोड़ा सा और जाके देखते हो, अब हमारा बर्दाश्त नहीं होगा, और नीचे गया। तो जब 60 डिग्री पर गया तो कहता है बाप रे, तो ऐसा लग रहा है जैसे चीख रहा है, चिखता साठा। धीरे धीरे मतलब जैसे से नीचे गया ना उसका पूरा वेग बढ़ते गया, तो ही नाम हो गया पछुआ पवन का, गरजता चलीसा, प्रचंड पचासा, चिखता साठा। फेरल का नियम संबंधित है पवन की दिशा से। फेरल का नियम किससे संबंधित है? पवन की दिशा से। पवन की दिशा क्या होगी? उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में दाएं तरफ, दक्षिणी गोलार्ध में बाएं तरफ घूम जाती है ना।
विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी कहलाती है शांत कटिबंध या डोलड्रम। हाँ ये मस्त है। विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी डोलड्रम या शांत कटिबंध। विषुवत रेखीय, ये विषुवत रेखा है ना वहाँ पे, ठीक है ना, 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे शांत कटिबंध या डोलड्रम कहलाता है। यहाँ पे एकदम शांत रहता है डोलड्रम। ठीक है दोस्तों, तो ये कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इससे हम लोग को मनोबल बढ़ता है, आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर कर दिए ताकि उनको भी फायदा हो। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।